Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude test number 24 and today is 24th of May 2020. So very good morning to all of you, and this is the time to evaluate about your preparations regarding with aptitude, right? Regarding with current affairs, general science, Hindi, English and arithmetic, right? So we ready, and the question number 1 is in front of you, right? Regarding with current affairs and general science, and the question number 1 is okay. The RBI has cut the repo rate from 4.4% to how much percent in May 2020? मई 2020 में आरबीआई ने रेपो दर को 4.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए 4.25%, ऑप्शन नंबर बी 4%, ऑप्शन नंबर सी 3.75%, ऑप्शन नंबर डी 3.50%। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4%। अब आप ये समझिएगा रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट रिजर्व बैंक के द्वारा जो भारत देश में चलने वाले दूसरे बैंक हैं, इसी दर पर, इसी रेट पर क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है बैंकों को। बैंकों को रिजर्व बैंक जिस रेट पर लोन देता है, पैसा देता है, वो कहलाती है आपको रेपो रेट। उसको 4 से 4.0, दैट मींस 40 अंकों का, 40 डिजिट्स का क्या किया गया है? सीधा सीधा सा गिराया गया है। और हमारे जो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? शशिकांत दास। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने सुना होगा, ये परसों की ही बात है। परसों ही ये मैं देख रहा था टीवी पर, परसों ये आ रहा था, तो आपने ये चीज देखा सबसे पहले कि ये हुआ क्यों है। तो सबसे पहले इसके 3 मेन मोटिव थे। पहला क्रेडिट अवेलेबिलिटी, दूसरा इन्फ्लेशन और तीसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट मतलब कैश का उपलब्धता रहने के लिए सारे के सारे बैंक में, दूसरा इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, और तीसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स आर्थिक विकास के लिए हमारे भारत देश के लिए जो बहुत जरूरी है। इसलिए रेपो रेट को 4.4% से 4% को घटा दिया गया है। ठीक है, चलेगा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड द क्वेश्चन इज who among the following has written a song titled as Jayatu Bharatam saluting the spirit of आत्मनिर्भर भारत? निम्नलिखित में से किसने जयतु भारतम के नाम से एक गीत लिखा है जो आत्मनिर्भर भारत की आत्मा को सलाम करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर बी विशाल खुराना, ऑप्शन नंबर सी गुलजार, ऑप्शन नंबर डी ईशान नूरानी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रसून जोशी। अब आपने देखा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बताया था कि भारत देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, अधिकतर चीजें हमें भारतीय, हमारे अपनी स्वदेशी को अपनाना है। उसी के तहत यहां पर एक बहुत ही सुंदर जो गीत प्रस्तुत किया गया जयतु भारतम, जो कि क्या आत्मनिर्भर भारत की आत्मा को क्या करता है? सलाम करता है। तो इसको सबसे पहले गाया किसने है? तो अगर मैं बात करूं तो कोई एक सिंगर अकेला नहीं है। इसमें मेन कंपोजिशन वो आपका है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन इसको कुल मिला के 200 से अधिक गायकों के द्वारा गाया गया है। कितना? मोर देन 200 सिंगर्स sing the song and that is called जयतु भारतम। ओके, याद रखिएगा। और इसका जो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लिखा है वो लेखक कौन है इस जयतु भारतम गाना के, गीत के? उनका नाम है प्रसून जोशी, राइट? चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड यू कैन क्लियरली वॉच इट दिस क्वेश्चन, राइट? With which of the following has Flipkart partnered in May 2020 to offer a digital motor insurance policy to customers of Flipkart? Flipkart की ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए मई 2020 में फ्लिपकार्ट ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई लैम्बोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इफको टोक्यो
जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एंड ऑप्शन नंबर डी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आपने हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है, उनके साथ शेयरिंग किया है, क्योंकि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन मोटर का जो इंश्योरेंस है उसके लिए फ्लिपकार्ट को उसने अपना साथी बनाया है, जिसके तहत फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को घर बैठे हुए ही अपनी ऑटोमोबाइल, अपनी मोटर के लिए वो कोई भी जो व्हीकल वाला क्या बात करते हैं हम लोग, जो इंश्योरेंस है वो घर बैठे ही ले सकते हैं, और इसका प्रोवाइड कौन कराएगा? फ्लिपकार्ट कराएगी। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी इन मई 2020? मई 2020 में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग पीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अरविंद सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी विनय मित्तल, ऑप्शन नंबर सी बी आर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अरुण गोयल। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी आर शर्मा। जो आपका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट मीन्स जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया उन्हीं किसे बनाया गया है? बी आर शर्मा जी को। और ये किसने नियुक्त किया है? वहां के उपराज्यपाल, क्योंकि अब आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और केंद्र शासित प्रदेश का जो मतलब जो लीड करता है वो गवर्नर नहीं होता, वहां पे क्या होता है जानते हैं हम लोग? लेजिस्लेटिव गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? हु इज लेजिस्लेटिव गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो याद रखना है कौन है हमारे, जल्दी से बताइए। गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट? ये याद रखना है, क्या है आपका? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, ये इन्होंने क्या किया है? इनको बनाया गया है किनको? बी आर शर्मा जी को। बी आर शर्मा जी का जो कार्यकाल रखा गया है वो 62 साल की उम्र तक वो रहेंगे। इससे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर की विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है, और अभी तक वो 35 सालों से लगातार कार्यरत हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इन्हें अध्यक्ष मिला है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, बी आर शर्मा के रूप में, जो कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार की जो लोक सेवा आयोग की जितनी भी आपकी जॉब्स वगैरह है उनके लिए ये एसेंशियल था। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है हिंदी पोर्शन। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? दिस इज हल्दी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा, ऑप्शन नंबर सी हल्दिका, एंड ऑप्शन नंबर डी हर्दिका। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका हरिद्रा। ओके, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सही आंसर्स करते जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट? यहां पे याद रखना है जो हल्दी आपका क्या है? तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द इसका है हरिद्रा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हल्दी का है या हरिद्रिका है, वो नहीं है, क्या है इसका? हरिद्रा। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मृदुलता, ऑप्शन नंबर बी आर्तव, ऑप्शन नंबर सी मार्दव, ऑप्शन नंबर डी आर्जव। जल्दी से आपको बताना है, और इसके लिए आपके पास हैं 5 सेकेंड। ओके, आपका टाइम फिनिश हो गया यहां पर। इसका सही आंसर है कौटिल्य का मार्दव। बहुत सारे बच्चों ने जो सही आंसर चुना होगा वो मृदुलता हो सकता है, लेकिन याद रखना कुटिलता पूछा जाएगा तो मृदुलता होगा, लेकिन अगर कौटिल्य पूछा जाएगा तो मार्दव होगा। हम लोग जानते हैं जिस तरीके की संज्ञा शब्द दिया जाए उसी तरीके का संज्ञा शब्द को हमें उसमें क्या देना पड़ता है? विलोम शब्द बताना होता है, राइट? मतलब कारक चिन्ह और पद के अनुसार। तो यहाँ पे आप सोचे मृदुलता मीन्स भी आपका वही है, मतलब सीधापन। अगर मैं बात करूं आर्तव, आर्तव मतलब यहाँ पर होता है मौसमी
का भी अर्थ होता है, ऋतु संबंधी भी अर्थ होता है और मासिक धर्म संबंधी भी अर्थ होता है। आर्जव, आर्जव मतलब होता है ईमानदारी या फिर सीधापन, या फिर हम बोल सकते हैं जिसकी कथनी और करनी में समानता हो, एक रूपता हो, उसे भी हम आर्जव बोलते हैं। और मार्दव मतलब मृदुलता। ठीक है, समझ में आ गया। तो कौटिल्य पूछा जाए तो आप विलोम शब्द बताएंगे मार्दव, और कुटिलता पूछा जाए तो आप बताएंगे मृदुलता। ठीक है, चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्टार्ट होता है हमारा कौन सा, इंग्लिश पोर्शन, एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज a word with same spelling and same pronunciation as another what with a different meaning is a होमोनियम, होमोनियम, दूसरा है होमोफोन, ऑप्शन नंबर सी एंटोनियम, ऑप्शन नंबर डी सिनोनियम। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होमोनियम। होमोनियम आर द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, okay, sorry, that have same spelling, similar spellings, similar pronunciation, but have different meaning, right? But on the other hand, homophone are those words that have same pronunciation but have different spelling and different meaning. Antonyms are those words that have a exact opposite meaning of the word, right? And the synonym are those words that has a similar meaning of the word, right? तो होमोनियम वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम होता है, लेकिन जिनका अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो बैंक, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक के आपके दो अर्थ हैं। एक बैंक जिसमें हम लोग कैश को क्रेडिट या डेबिट करते हैं, और एक अगर मैं बैंक की बात करूं तो रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। देखिए स्पेलिंग में सिमिलैरिटी है, बट बिसाइड दैट अर्थ यहाँ पर दो अलग अलग है, इसीलिए जो बैंक वर्ड होगा वो क्या होगा, होमोनियम। समझ में बात आ गई। लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं होमोफोन के लिए, तो होमोफोन में ये डिफरेंस होता है, ये हेड हो गया, और आपका यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो एक काम करते हैं, इसमें से ये चीज ना बता के लो, एक मैं सिंपल सा बता देता हूँ, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। आप देखिएगा तो जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी बार गलत करते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब स्वीकार करना होता है और इसका मतलब के सिवाय होता है। लग कैसे रहे हैं, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ये आपके होमोफोन्स कहलाता है, जिनकी स्पेलिंग अलग होती है और जिनके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन जिनका प्रोनाउंसिएशन मैच करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कौन सा है, होमोनियम। जिनकी स्पेलिंग्स भी सेम है, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज ओके, and the question is, the word which is opposite in the meaning to assistance is option number A fragrance, option number B resistance, option number C persistence, option number D existence। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका रेजिस्टेंस। अब असिस्टेंस मींस होता क्या है, असिस्टेंस मींस होता है सहायता। ठीक है, अब हम बात करें तो फ्रेग्रेंस मींस आप जानते हो क्या होता है, सुगंध। क्या होता है, सुगंध। और अगर परसिस्टेंस मींस माने तो हम मानते हैं दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता। और एग्जिस्टेंस मींस आप जानते हैं क्या होता है, अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। तो आप देखिएगा, और रेजिस्टेंस मींस क्या होता है अगर मैं जानूं तो बताइए, आपने पढ़ा है फिजिक्स में भी, प्रतिरोध बोलते हैं या फिर बाधा बोलते हैं। वहां पर रेजिस्टेंस अलग था। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इन द केस ऑफ फिजिक्स व्हाट हियर, प्रतिरोध क्या है, अगर किसी की सहायता तो उसका क्या करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना, उसकी में बाधा बनना। तो इसका सही एंटोनियम, सही अपोजिट होगा असिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। फ्रेग्रेंस मींस सुगंध होता है, परसिस्टेंस मींस दृढ़ता होता है, और एग्जिस्टेंस मींस अस्तित्व होता है। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 आ गया आपके सामने, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज, if the length and breadth of a rectangle are 48 centimeter and 21 centimeter, if side of square is 2/3 of length of the rectangle, then find the sum of these areas। okay, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, अगर वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2123 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऑप्शन नंबर सी 2028 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2030 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके तो आपका ये 25 सेकंड्स का टाइम खत्म हो गया। सबसे पहले मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है 2030, राइट। अब इसको मैं करके दिखाता हूं कैसे हमें इसको करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। तो एक आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, एक आयत मतलब रेक्टेंगल, और जिसकी आपकी लंबाई दी गई है आपको 48 और चौड़ाई दी गई है 21। अब एक आपको स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर मतलब वर्ग, और जिसकी वर्ग की वजह आयत की लंबाई कितनी है 48 का 2/3, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 16, और 16 2 सा कितना हो गया 32, राइट। तो वर्ग की भुजा निकल आई हमारी 32, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, आयत की लंबाई की 2/3 मतलब 2/3, राइट। निकाल दिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ दीज एरियाज, मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो इसका क्या होता है L इंटू बी, राइट। तो क्या करेंगे हम 48 इंटू 21, राइट। 48 बन जा 48, कैरी आया 4, 48 2 जा 96, 96 और 4 हो गया 1008 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका इसका निकालोगे तो क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब 32 इंटू 32, राइट। तो 32 2 जा होता है 64, कैरी आया 6, 32 3 जा 96, 96 और 6 आया 1024, राइट। अब 1024 में आपको ऐड करना है 1008, ऐड कर लीजिए। तो 1000 और 1000 हो जाएगा 2000, 24 8 हो गया 32, तो कितना निकल के आ गया 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में दो फॉर्मूलेज आने चाहिए थे, दो सूत्र आने चाहिए थे। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, और द एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुणे भुजा, ठीक है। और इसके बाद तो सिंपल था, चलेगा। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, okay, this is Sonu has 5 dozen toffees. He gave 1/3 of these toffees to Amita, 2/5 of these toffees to Anil, and 1/12 of these toffees to Hamida. Find the number of toffees that Sonu has left. सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, राइट। उसने 1/3 भाग अमिता को, 2/3 भाग अनिल को, और 1/5 भाग हमीदा को दे दिया। तो आप बताइए सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7, राइट। जल्दी से 25 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए। ओके तो इसका सही आंसर सबसे पहले आप सुनिएगा। आपका बेसिकली मैंने टाइम दे दिया है, 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया है, और इसका सही आंसर है 11। अब हम इसको करेंगे कैसे, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके 1 मिनट। तो आपको यहाँ पे पता है टोटल कितनी थी सोनू के पास। सोनू के पास जो टोटल है वो आपकी 5 डजन है, और एक दर्जन में कितने होते हैं आपकी आर्टिकल्स 12। तो टोटल पता चल गया हमें सोनू के पास में 60 टॉफीज है, राइट। अब यहाँ पर आप एक सर्कल बना लीजिए। टोटल कितना होता है आपका 1 होता है ना, ठीक है। अब आपको सोचना है, जैसे अगर है मान लीजिए तो इसका कितना 1/3 भाग दे दिया उसने किसको, अमिता को, ठीक है, अमिता के पास। और इसके बाद 2/5 है अनिल के पास, 2/5 है अनिल के पास, और 1/12 है किसके पास, हमीदा के पास, 1/12 है हमीदा, और ये आपका लेफ्ट पोर्शन है। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल है आपका 1, और 1 में से अगर इन तीनों को जोड़ दें, 1 में से घटा दें, तो हमारे पास में लेफ्ट पोर्शन पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा भी, राइट। तो इसके नीचे भी 1 लेके एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 3, 5, 12 से जो आपका मिनिमम नंबर है जो डिविजिबल है वो आपका 60 है। तो 1 से 60 गया तो 60, माइनस 3 से 60 तो 20, 5 से 60 तो 12 2 24, और 12 से 5, राइट, वेरी नाइस।
तो आपका यहाँ पर आ गया ये 60 माइनस 20 और 5 25 और ये हो जाएगा 49 अपॉन 60, राइट। तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आ गया 11/60 पार्ट आ गया। और आपकी 11/60 और टोटल नंबर ऑफ आपकी जो टॉफीज थी वो कितनी थी 60, तो 60 का 11/60 निकाल दो तो कितनी आपकी टॉफीज बची 11 टॉफीज बची, राइट। एक तो ये तरीका था सॉल्व करने का कि आप क्या करो जितने भी पार्ट में उसने क्या कर दिया था दे दिया था उन सबको निकाल के 1 में से माइनस कर दो। एक तरीका और है, उसको मैं क्या करूं कि आपके पास में टोटल काउंटिंग पता है ना 60, तो 60 का अगर मैं बात करूं सबसे पहले उसने कितने को दिया अमिता को, तो अमिता की निकाल ली से 1/3, तो कितना आ गया 3 से 20, तो अमिता को मिली 20। दूसरा है आपका अनिल, अनिल को कितना मिला है 2/5, तो 2/5 5 से कटेगा 12 और 12 दूसरा कितना हो गया 24, तो 24। और एक है हमीदा, तो हमीदा और हमीदा को कितना मिला है 1/12, तो 12 से 60 कितने बार 5, तो हमीदा को मिल गई 5। समझ से बात आई। तो टोटल उसने डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर दी 20 और 24 44 44 5 49, राइट। अब आपके पास में बची कितनी, तो 60 टोटल थी, 60 में से 49 नहीं कितनी बची हमारे पास में 11, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। सो समझ में आया, आप जो भी मेथड आपको समझ में आया हो आप उसको कर लें, नोट कर लें, और होप सो आपको यहाँ तक आज का पूरा शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, यहाँ पे मैं जैसे से बात करता हूँ कि शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 10 out of 10, but still some of the students that are not scoring out marks, so they have to need some more preparations, some more concentrations on this aptitude test, and have to solve on the daily basis and to participate and to motivate others to participate in this aptitude test, right? So thank you, Zahir.